वो एक ही बात है, ऑनलाइन में तो वही है, पैसा की बात, पैसा गेम। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जी सर। स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो निकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश तुम पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदार जैन जी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उपस्थित हैं, वो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनुष्यों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मवीर MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इनके अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, ज्ञान की और चिकित्सा की, दोनों की। उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि यह सपना हमारा अवश्य पूरा होगा आपके माध्यम से। ये विधा अपेक्षाकृत कम खर्चीली भी है, इसका लाभ जनसाधारण को मिले, ये हमारा दृष्टिकोण है। तो आपके माध्यम से
प्रचार प्रसार के माध्यम से ये विधा घर घर तक पहुंचेगी, जिससे समस्त पीड़ित मानवता को लाभ प्राप्त होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। अनिता जैन जी उपस्थित हो गई हैं, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं जी आपको फोन ही लगा रही थी, पता है। चलिए ठीक है। तमाम लोगों ने पहले से आपको वो सेमेस्टर 2 में डाला, फिर उसके बाद तब आपको नींद से जगाया, तो उसके बाद अब देखिए ये फोन भी कर रही थी सरिता जैन, सब लोग कितना आपको जगाने के लिए कितना उत्सुक थे। तो हम लोग बोल दिया। चलिए ठीक, थैंक यू ऑल। आयुर्वेदिक शोध पे शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर 6 है, लेकिन हम लोग इसका जो पहला पार्ट है पूजावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः वाला है, उसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको बहुत बड़ी बार पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे पुरुष में है, यानी हमारे शरीर में है, और जो भी कुछ हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। तो वो हम लोग तुल्यता वाला छोड़ करके हम लोग आयुर्वेदिक शोध पर चल रहे हैं, थोड़ा समझ जाए कि शोध क्या है। चाइनीज में शोध का हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा कि द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य का जन्म इसी से हुआ। मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, यानी बीमारी आई, बाहर से आई, ऊपर से आई, बाहरी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की वजह से बीमारी आई। तीसरा, मैन द मीन्स बाय वेयर बाय मैन इज क्योर्ड, मैन का क्योर्ड मतलब उसी जिस रास्ते से, जिस मार्ग से बीमारियां आई, तो उन्हीं मार्गों से हमने अपना इलाज भी खोजा और उन्हीं से बीमारी बाहर भी चली गई, मैन क्योर्ड हो गया। और द मीन्स वेयर बाय डिजीज अराइजेज, वो रास्ते हैं, वो मार्ग हैं जहां से डिजीज आपके शरीर के अंदर के असंतुलन से पैदा हुई। तो एक बाहरी असंतुलन और एक अंदर एक आंतरिक असंतुलन। तो ये डिजीज अराइजेस वाला जो है ये आंतरिक असंतुलन है, जिसकी वजह से आपको बीमारी आई। इन 12 मेरिडियन के आधार पर उन्होंने कहा था। लेकिन आयुर्वेदिक में कहा क्या, आयुर्वेदिक में कंसेप्ट वही है कि ठीक है ये मेरिडियन ऐसा ही काम कर रही है, निर्माण भी कर रही है। और ये इन मेरिडियन, चाइनीज मेरिडियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि मॉडर्न साइंस ये मानता है, जो बाद में रिसर्च हुई उसमें ये माना गया कि कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर ये मेरिडियन सिस्टम डेवलप हो जाता है। इसका मतलब कि जीव जन्म के साथ ही ये अटैच है कहीं ना कहीं। आयुर्वेदिक शोध में क्या अंतर है, वही माना गया कि जन्म के पूर्व मेरिडियंस हैं, वो एग्जिस्ट कर रही है, पराभौतिक रूप से एग्जिस्ट कर रही है, कोई शक नहीं है, वो भी वही बात है। लेकिन हम लोगों ने अलग से पराभौतिक द्रव्यों की भी कल्पना किया और वो कहा कि हम लोग आयुर्वेदिक द्रव्य, हमारे पास जो है 5 द्रव्य हैं, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तो वो भी हम लोगों ने वहां पर चाइनीज में ये केवल मेरिडियंस थी, पराभौतिक थी, लेकिन द्रव्य हमारे जो है पराभौतिक नहीं थे, द्रव्य सब हमारे भौतिक द्रव्य थे। यहाँ पर पराभौतिक द्रव्यों की बात भी हम लोग कर रहे हैं। तो अब शोध में क्या है, इन्होंने कहा था, देखिए इसमें लिखा हुआ है, चाइनीज मत अनुसार इनको पराभौतिक माना गया। ये सारी मेरिडियंस पराभौतिक थी, ये ऊर्जा का संवहन कर रही थी। हमारे मेरिडियंस, हमारे आयुर्वेद में तो आयुर्वेद वाला कंसेप्ट है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नहीं, आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि मेरिडियन फिजिकल भी है और मेरिडियन मेटाफिजिकल भी है, दोनों चीजें हैं। जैसे हमें द्रव्य, 5 द्रव्य हमारे भौतिक है और 5 पराभौतिक है, तो वैसे ही उन्होंने कहा। तो जैसे पाचन पथ, नर्व इम्पल्स, ब्लड वेसल्स, ये कौन से हैं, ये मॉडर्न साइंस भी मान रही है, कह रही है कि 3 मार्ग, जैसे जीआईटी है या ब्लड वेसल्स है, ये भौतिक रूट है जो ऑपरेशन करने पर भी मालूम पड़ते हैं कि ये है, लेकिन जो अदृश्य है, जो उसके साथ जा रहा है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। वो उसी तरह है जैसे चाइनीज में है। चाइनीज में 12 मेरिडियंस मानी गई, 2 मेरिडियंस
कंट्रोलिंग मेरिडियन थी, 14 मेरिडियंस के माध्यम से किया गया। वहां भी मेरिडियंस की संख्या इससे अधिक है, ऐसा नहीं है कि नहीं, इतना ही, लेकिन इन्हीं के माध्यम से उन्होंने ट्रीटमेंट का एक प्रणाली सिस्टम डेवलप किया, एक सिस्टम डेवलप किया कि वो 14 मेरिडियन से प्लस आपको अभी आप पढ़ेंगे 8 मेरिडियंस और आपको मिल जाएंगी, तो 14 8 22, 14 और 6 20, तो क्यों 8 मेरिडियन जरूर है, दो कॉमन है, दो हमारी वही है जो 12 जो मेरिडियन, तो 12 8 20, कुल 20 मेरिडियन से उन्होंने अभी ट्रीटमेंट किया हुआ है। प्लस इसके अलावा छोटी छोटी मेरिडियंस और भी हैं जो कभी कोई हॉरिजॉन्टल हो सकती है, कोई किसी भी एंगल में हो सकती है, लेकिन असंख्य वहां भी मानी गई थी, हमने भी इसको असंख्य माना। आयुर्वेदिक में कहा गया कि जैसे ब्रह्मांड में द्रव्यों की संख्या अनंत है, वैसे ही उसको हम लोग क्या किया, हम लोग डिफाइन कर दिया कि 5 पराभौतिक और 5 भौतिक। ऐसा नहीं किया कि ऐसा नहीं है कि हमने द्रव्यों को कम कर दिया ना, हमने कहा कि एक कॉम्बिनेशन जो द्रव्यों का हो वो उसको हम आकाश की श्रेणी में रख रहे हैं, एक कोई कॉम्बिनेशन है जो द्रव्यों का, उसको हम लोग वायु की श्रेणी में रख रहे हैं। ऐसे कैसे करते हमने पंच महाभूत और पंच पराभौतिक, पंच द्रव्य जिनको कहा जाए, उनमें हमने बांट दिया, तो हमने 10 माना, उन असंख्य को हम लोगों ने 10 में सीमित कर दिया। तो 0 से लेकर के उनको नंबर दे दिया गया, 0 से लेकर 9 तक। ये चाइनीज का कंसेप्ट है, चाइनीज का कंसेप्ट है। हमने कंसेप्ट वही मोरलेस वही लिया, केवल मतलब पेयर ऑर्गन हम लोगों ने वही लिया, आयुर्वेदिक में भी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वही ऑर्गन पेयर लिया, लेकिन हम लोगों ने जो ऊर्जा थी, हमारी जो तत्व था, उसका हमारा परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि वहां पर हमारे जो वहां पर काष्ठ था, वहां पर धातु थी, हमारे पास काष्ठ नहीं थी, हमारे पास धातु नहीं थी, हमारे पास आकाश और वायु, दो थी, इसलिए हम लोगों ने, लेकिन कॉम्बिनेशन वही रखा। कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा नहीं कि ये लीवर के साथ अगर गड़बड़ है तो यही हम रखा है, हृदय के साथ छोटी हाथ है तो यही रखा है, प्लीहा स्प्लीन के साथ स्टमक है यही रखा, लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन यही रखा, किडनी के साथ यूबी है वही रखा, उसमें हमने अंतर नहीं किया। अब स्रोतों के जो पर्यायवाची जो है, स्रोत को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज है, हर चीज डिफाइंड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज डिफाइंड ना हो, तो सब डिफाइंड है। क्या शोध में कहा उन्होंने, पूरा शोध, शिरा या सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथा, मार्ग, शरीर छिद्र, शरीर छिद्र माने जो खुले हुए छिद्र, कोई भी छिद्र है, कोई भी छिद्र, समृद्ध बंद छिद्र, असमृद्ध खुले हुए सारे छिद्र, स्थान, आशय, निकेत, ये सब उन्होंने कहा, ये जो हमारे शोध कहे गए, इनको शोध माना गया। तो अब ये देखिए, ये शोध का ये पर्यायवाची इतने हैं, शिराएं, धमनियां, लिम्फेटिक डक्ट्स, प्लाज्मा वेसल्स, नाड़ियां, नर्व्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्थ के मार्ग, पंथ माने रास्ते का जो मार्ग है जाने जाने का, शरीर छिद्र 2 तरह के होंगे, एक असमृद्ध होगा, अनकवर्ड होगा, और एक समृद्ध होगा। नाभि, देखिए नाभि आंख भी कवर्ड है, नाभि भी कवर्ड है, आंख भी कवर्ड है, लेकिन रोम छिद्र हमारे खुले हुए अनकवर्ड है। स्थान कोई भी स्पेस, और निकेत और आशय, यहाँ पर अंतर समझ लीजिए। आशय माने रिजर्वायर है, मतलब जिसमें रखा हुआ है उससे निकल सकता है। रेजिडेंस माने जहां आप रहते हैं, जहां पर आपका निवास स्थान है, जहां पर आप आते हैं तो वहीं पर काफी समय तक रहते हैं, ये उसका अर्थ है निकेत, रेजिडेंस, वहां पे स्टोरेज है पूरी तरह से, लेकिन रिजर्वायर में टेम्परेरी स्टोरेज है, बस ये अंतर है। अब देखिए उनको डिफाइन अलग अलग किया है कि जैसे आमाशय है, आमाशय, आशय, तो आमाशय में आम प्लस आशय, तो रिजर्वायर है, वो क्या है, रिजर्वायर है, वो आम है, आशय है, मतलब उसमें रिजर्वायर है, लेकिन उसको निकेत नहीं कहा, इन्होंने निकेत कहा कि निकेत नहीं है, वो रेजिडेंस नहीं है, वहां पर भोजन आता है, 4 घंटे रहता है, फिर चला जाता है, ठीक है।
जिसमें द्रव्य गतिमान रहता है वो शिराएं हैं। धमनियां जिन धमन के साथ मतलब धक्के के साथ रक्त प्रवाहित हो वो आर्टरीज हैं, तो वो वहां भी डिफाइंड हो गया। जिसमें श्रवण हो, श्रवण माने गति हो, वो शिराएं हैं। श्रवण माने गति, तो वो शिराएं हैं। जिनके द्वारा संवेग का संवहन है वो नाड़ियां हैं। नर्व इंपल्स, उन्हीं कहा गया संवेग का ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी जो आपको जैसे इंफॉर्मेशन किसी रूप में आई तो वो संवेग कहा गया, उनको इम्पल्सिस कहा गया, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उनको हमने नाड़ियां कह दिया। यही नाड़ियां हमारी नर्व के रूप में। संवेग उन्होंने कहा कि ज्ञान नर्व फाइबर्स में निवास, संवेग जो है ज्ञान तंतुओं माने नर्व फाइबर्स में निवास करता है, इसलिए निकेत भी कह दिया गया है। रक्त शिराओं में वास नहीं करता, गतिमान रहता है, इसलिए उसको निकेत नहीं कहा गया। इस ऐसे उन्होंने अपना डिफरेंशिएट किया है। तो उससे बहुत अब आप अंतर मत समझिए, उससे बहुत अधिक वो भी नहीं है। हाँ, जहां पर स्थान अवकाश का वो जो भी कैविटी है वो उसको भी इन्होंने स्रोत माना है। कोई भी कैविटी है, ओपन हो, बंद हो, कैविटी हो, कोई स्थान हो, कोई अवकाश हो, उस सब को माना है कि वो मेरिडियंस के स्रोत है। ये आयुर्वेदिक एक प्रश्न है। अब 13 स्रोत माने हैं। आप लोग इसको एक बार केवल पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दोबारा पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि कोर्स बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान देंगे तो इसमें एक कुछ क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो चरक में है वहां से लिया गया, उसमें कौन कौन चीजें हैं। ये 13 है। अग्नियां हम लोगों ने 13 पढ़ा था, यहाँ ये भी 13 है। तो 13 अग्नियां हैं और 13 हमारे स्रोत है। कैसे स्रोत है देखिए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये तो है ही हमारा। जो 7 है ना, तो 7 तो आप याद कर लीजिए, 7 तो वही रहेंगे। अब 7 के बाद 6 और हैं, उनमें देखिए क्या है। एक पहला है प्राणवह, दूसरा उदक माने जल, अन्नवह, तो जल और अन्न दोनों को अलग कर दिया गया। तो प्राण और जल और अन्न, 3 चीजों को अलग कर दिया गया, तो 3 ये हो गए। फिर उसके बाद 3 और हुए लास्ट में, मूत्रवह, पुरीशवह और स्वेदवह, आपका स्वेट और स्टूल और यूरिन, तो 3 ये कर दिए गए, तो 6 ये बढ़ा दिए गए। और वही रहा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो शुक्र वह माने मूवमेंट वाला, तो प्राण वह, तो इनको तो आप 13 समझ लीजिए। तो 13 में 6 तो वही, 7 तो वही है, 7 में कोई दिक्कत नहीं, 7 में याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, लेकिन पहला प्राण हो जाएगा, क्योंकि प्राण के बिना हम लोग कंसेप्ट नहीं देखते हैं। तो प्राण वह, फिर जल लेते हैं तो जल वह, उदक वह हो गया, अन्न लेते हैं तो अन्न वह हो गया, फिर निकालते हैं तो अन्न के रूप में आप समझिए कि आप स्टूल, और जल के रूप में आप यूरिन, तो एक उधर वाला हो गया, कॉम्बिनेशन उधर हो गया, और एक उधर जो पसीने के रूप में भी जल निकालते हैं वो उससे कर दिया। इस प्रकार इन्होंने 13 जो है स्रोत की डेफिनेशन किया है। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है 13, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये स्रोत क्या है, मेरिडियन, जो स्रोत जो मेरिडियन चाइनीज में है वही उस स्रोत के रूप में हम लोग इसको कर रहे हैं। और ये क्या है, शरीर में क्या विचरण करता है। हम लोग वात पित्त कफ कह रहे हैं ना, कि वात पित्त कफ दोनों तीनों क्या करते हैं, वो शरीर को धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं, जैसे उन्होंने पूरा ये कहा गया कि वायु ने जैसे, वायु सूर्य और चंद्रमा ने जैसे जगत को धारण कर रखा है। जैसे जगत को धारण करने के लिए 3 है, एक है हमारा सोम चंद्रमा, एक है हमारा सूर्य और एक हमारा वायु। वैसे ही हमारे वात पित्त कफ 3 के बल है। तो वात में तो वही हो गया जो वायु वाला हो गया, पित्त हो गया सूर्य वाला हो गया, और कफ माने सोम वाला हो गया। तो इस रूप में जैसे उन्होंने जगत को धारण रखा, ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, वैसे ही हमारे शरीर को धारण करने के लिए 3 हमारे पास हैं। तीनों दोष के रूप में, तीनों बल के रूप में कहे गए हैं। तो उसको अब इनके लिए ये स्रोत मार्ग है। इनमें जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो पुरुष व जितने 13 हैं वह वाले, इनमें ये दृश्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी
यह कहीं ना कहीं पूरे शरीर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और सब चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं। जहां जहां जिसका निवास है वहां पर, जहां रुकना है वहां रुकना है, जहां जाना है गंतव्य है वहां ले जाते हैं। तो ये उनका मूवमेंट के मार्ग है स्रोत के रूप में। अब देखिए यहीं पर चलिए, अब यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं, बाद में हम लोग समय है। प्राणवाहिनी, पहला जो है प्राणवाहिनी स्रोतों का उद्गम स्थान हृदय है, क्योंकि तो इसी को महाश्रोतस कहा गया है। इसके अगर ये प्रभावित हुआ तो क्या होगा, क्योंकि अब हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हृदय पे इसका ये उसका स्रोत है, वहीं पर हृदय उद्गम स्थान, उद्गम है शुरुआत होना, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब हमारी उद्गम स्थल है ना। तो वैसे उद्गम स्थल यहाँ से शुरू हुआ हृदय से। तो हृदय और फेफड़े बगल बगल है, इसलिए उनके रोग दिखे होंगे। कौन दिखेगा? ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया माने अधिक पल्पिटेशन अधिक हो जाए तो, और ब्रेडिकार्डिया माने कम हो जाए। मतलब पल्स अगर आप बढ़ी हो तो ट्रैकीकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया माने कम हो। छाती में सांस है, व्हीजिंग साउंड इन चेस्ट, और चेस्ट पेन, सांस का रुक रुक कर चलना, ये प्राणवायु स्रोत, इनकी वजह से ये बीमारियां, अगर ये बैलेंस नहीं है या रुका हुआ है तो ये आपके होंगे। दूषित होने पे क्या होगा? दूषित माने इनबैलेंस, दूषित माने इम्बैलेंस। इम्बैलेंस है, कहीं वो जो बैलेंस उसको होना चाहिए वो उसके पास नहीं है, वो है, तो क्या होगा? हृदय और महाश्रोतम मूल उद्गम स्थान है। इनके दूषित हो जाने पर विशेष जानकारी क्या होती? वायु अधिक निकलती, अधिक बंधा, रुकावट युक्त होना, या स्टूल के लिए कहा गया होगा कि वायु होगी, वायु के संबंध में है। कुपित हो जाना, जो वायु का कुपित होना, थोड़ा थोड़ा अत्यधिक शब्द साय साय करके, और शूल वेदना के साथ रोगी को ऊपर सांस लेते, मतलब ये साय, जो सांस ले रहे हैं वो उसमें साय साय होती है, और ऊपर को सांस लेते हुए देखकर मानना पड़ेगा कि दूषित, इसके प्राणवायु जो स्रोत है वो दूषित हो गए हैं। मतलब दूषित को आप इम्बैलेंस के रूप में समझिए, वो बैलेंस नहीं, जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा है। वही अगर उसको मूवमेंट में लगातार रहना है, तो अगर नहीं रह रहा है तो वो इम्बैलेंस है। ठीक, प्राणवाहिनी के रूप में हृदय को महाश्रोत की संज्ञा दी गई। हृदय शुद्ध रक्त का पूरे शरीर प्रसार करता है और अशुद्ध रक्त को एकत्र करता है। तो यह मूल ऊर्जा का स्रोत है, मेरिडियन है। तो इसमें आप मानिए 10 मूलभूत धमनियां विद कोरोनरी आर्टरी है। तो अगर ये रुक गया, कोरोनरी आर्टरी में पहले ब्लड जाता है, अगर कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम में आ गई तो, या कहीं उनका स्रोत रुक गया, या कहीं मार्ग रुकावट आ गई, तो वो आपको वेदना होगी, पेन होगा, उसी बात कर रहे हैं। कारण क्या है? शरीर के धातुओं के क्षीण होने से। अगर जो शरीर में धातुएं हैं ये कमजोर हो गई, क्षीण माने कमजोर, क्षरण हो गया, कम हो गई, या बैलेंस नहीं हुई, मलमूत्र आज के वेग को रोक रहे हैं, और निरंतर रूक्ष पदार्थों के सेवन, रूखे पदार्थों के सेवन से, तो अगर अधिक व्यायाम करेंगे, और भूखे पुरुष के अन्य कठोर, भाई अगर भूखा है और खाना नहीं खा रहा और खूब कठोर काम कर रहा है, तो उसको भी ये प्राणवायु स्रोत दूषित हो जाएंगे। उदक है, इसका स्रोत का उदक तालु और फेरिंग्स है, जहां से शुरुआत होती है तालु और फेरिंग्स है उदक है। इन स्रोतों के प्रभावित होने पर जीव तालु की असाध्य व्यवस्था के कारण मुख गुहा में अवस्थित अवरोध अंग उपांगों में रोगों का आगमन होता है। तो सूखा हो जाएगा आपका मुंह में, और आपको जलन होने लगेगी। इनका नियमन न होने से मस्तिष्क व शरीर दोनों के रोगाक्रांत हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि तालु का संबंध ऊपर वाले ब्रेन से हो गया ना। तालु तो ऊपर ब्रेन हड्डी का पार्ट है, तो ऊपर वाली कैविटी का पार्ट है, तो वहां पर होगा तो वे वर्चुअली मस्तिष्क वाले रोग आ जाएंगे, छींके आएंगी, खांसी जुकाम आएंगी, संक्रमण के कारण पानी बहेगा, साइनस होगा, ये होगा। और यही देखिए, यही आपको कंसेप्ट जो है कहाँ उन्होंने भी किया था, लिम्फ मेरिडियन में, याद करिए डॉक्टर वॉल ने तालु का भी वहां एक पॉइंट दिया है ना, उन्होंने एलवाई में लिम्फ में पॉइंट दिया है ना, 1-2 या ऐसा कुछ होगा। तो वो तालु का जो पॉइंट दिया वो ऐसे ही कहा। तो यानी तालु के होने में भी, तालु में प्रॉब्लम होने पर भी
ये बीमारियां आ जाती हैं। दूषित का लक्षण क्या है? तालू और फेरिंक्स में दूषित होने पर जीभ, तालू, ओठ और कंठ, गला और क्लोम में शुष्कता आ जाएगी। इनमें सब में फेरिंक्स में शुष्कता, आपको लगेगा कि पानी और पीना है, पानी पीने से ठीक हो जाएगा। उसकी अधिक बढ़ी हुई पिपासा, पानी की इच्छा को देखकर इस रोगी के ये मान, अगर पानी पीने की इच्छा बहुत अधिक लगातार हो रही है तो यानी उदक व शोथ जो है वो इम्बैलेंस है। कारण क्या है? निरंतर उष्ण पदार्थों के सेवन से, खूब गर्म गर्म चीजें आप खा रहे हैं। आम दोष से, आम दोष कोई होगा, बीमारी का नाम वो डिफाइन उसमें होगा। भय की वजह से, अधिक मद्यपान से रसवाही शोथ दूषित रहते सर हैं। आम दोष तो कफ से रिलेटेड हो गया ना सर? अब ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। आम दोष बीमारी का नाम है क्या कोई? सर वो कफ ही अनबैलेंस हुआ तो शायद आम दोष वही होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, हो सकता है वही, मैं अभी नहीं, क्योंकि आम दोष का उसमें कहीं शब्द लिखा होगा, वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा नहीं क्या है हमारी लैंग्वेज में, वो ये वहां से लिया गया है चरक संहिता से। तो आम दोष वहां लिखा होगा तो उस आम दोष को आम दोष के लिए दिया गया, उसका कहीं अलग से लिखा होगा कहीं उन्होंने कि कौन बीमारी है। तो लेकिन अल्टीमेटली ये है उसी से कि जल की वजह से, जल का ही कोई है ना, कि ऊपर जो है तालू वालों में शुष्कता आ रही है, तो यानी पानी की कहीं प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता कब भी हो, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो अधिक मद्यपान से रसवाही शोथ दूषित रहते हैं। अधिक रूखे सूखे अन्नों खाने से, तो ये तो हम लोग स्प्रीन मेरिडियन में भी पढ़ रहे थे कि लगातार आप एक तरह का पदार्थ अगर खाएंगे, रूखा सूखा खाएंगे तो भी बीमारी हो जाएगी। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं। और प्यास को अधिक देर तक रोकने से, यानी कोई भी चीज हम लोग बैलेंस की बात करते हैं ना, तो अगर प्यास लगी है तो भी पानी पीना चाहिए, बहुत रोकना नहीं चाहिए। ये उनका अन्नवाह। इन मार्गों में प्रभावित होने वाली चेतना भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और पाचन क्रिया में इनका पूर्ण योगदान है। इनके प्रभावित होने पर पूरा पाचन तंत्र, ये कौन, एक बार किसी ने पूछा था ना, देखिए लिखा हुआ गैस्ट्रो जीआईटी, जीआईटी का पूरा फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले लोग, तो ये पूछ लेते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है। गैस्ट्रो माने गैस्ट्रो स्टमक के रूप में यूज होता है बहुत। गैस्ट्रिक बोलते हैं, स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं ना। हाँ वही पाचन, तो पाचन वाला वर्ड आ गया। स्टमक गैस्ट्रिक माने स्टमक, हाँ, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कभी आता है जीआईटी, जीआईटी बाद में जीआईटी बोलेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ जाएंगे। तो ये शब्द ब्रेन में आ जाएंगे तो हम लोग मालूम हो जाएगा जीआईटी माने क्या होता है, ठीक। चलिए, कहीं भी मिले। अब ये भोजन के प्रति इच्छा नहीं है तो ये एनोरेक्सिया, खा लेने पर भोजन न पचे, पहले इच्छा न करे, खा ले तो पचे नहीं, पेट में भारीपन हो, वोमिटिंग हो, सिर में नॉजिया हो, ये जो है ये मेरिडियन ऑफ मूवमेंट अन्न व शोथ के दूषित होने पर होता है। फिर लक्षण क्या है? इनके मूल आमाशय, क्योंकि आमाशय और वाम पार्श्व मतलब लेफ्ट में जो बाईं तरफ का भाग है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आमाशय और वाम पार्श्व कह रहे हैं कि ये हो सकता है स्प्लीन के आसपास का एरिया जो बता रहे हैं वहीं पर, ठीक है। आमाशय और स्प्लीन के आसपास का एरिया है ये। इनके दूषित हो जाने पर विशेष प्रकार की जानकारी क्या होगी कि अन्न सेवन के प्रति इच्छा का भाव, खाना नहीं चाहिए, अरुचि बिल्कुल, खा लेने पर भोजन पचेगा नहीं, हाइपो कंडीशन और वोमिटिंग, तो ये लक्षण है। कारण क्या है? अकाल समय में अहितकर पदार्थों के अधिक सेवन करने से, यानी अगर रात को 11 बजे 12 बजे बज जाए तो मत खाइए, छोड़ दीजिए, ठीक। उसका मतलब ये अकाल, बिना समय पे, देखिए कोई अनुचित समय हो उसमें मत खाइए, ये भी। दूसरा, जठराग्नि की विकृति से, भाई अगर आप स्टमक की आपकी थोड़ा सा बीमारी हो रही है और एसिडिटी बढ़ रही है, तो एसिड बढ़ रहा है तो भी आपको ये दोष दूषित हो गया, इनकी बात करिए। रसवह, अब यहाँ से वो शुरू हो गया आपका जो हमारा रस रक्त वाला,
इस स्रोत के अस्वस्थता कारण प्रकट होने वाले रोग कैसे हैं? खाने की इच्छा न होना, मुंह का फीका होना, ये भी रस की है, तो भी अल्टीमेटली उसी से बनी है ना। आगे किसी रस का अनुभव न होना, आपको टेस्ट कर नहीं आ पा रहा है किसी का, तो जी मिचलाना, शरीर में भारीपन, अंगाई आना, अंगों को मसल देने जैसे दर्द, बुखार, आंखों के सामने अंधेरा, एनीमिया, नपुंसकता, अंगों में शिथिलता, अंगों का दुबलापन, जठराग्नि का मंद पड़ना, ये इसके दुनिया पड़ना, बालों को सफेद पड़ जाना, ये सभी लक्षण प्लाज्मा मेरिडियन के दूसरे। अब यहां से इन्होंने रसव स्रोत को हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको प्लाज्मा मेरिडियन के रूप में थोड़ा डिफाइन करना शुरू कर दिया, रसव स्रोत। तो जब रस की बात होगी हम लोग प्लाज्मा मेरिडियन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वही ये तो वही लिखा, उसी की चीज लिखा हुआ है। अब ये उनका मूल स्थान लिखा हुआ कहाँ है, जैसे रसवाहित। सर ये स्प्लीन से रिलेटेड नहीं हो जाएगा क्या सर? ये कौन? ये वाला जो रस है, जो मेरिडियन अच्छा प्लाज्मा मेरिडियन। हाँ, दोनों चीज हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये आयुर्वेदिक के हिसाब से ये है, तो हम लोग अपना चूंकि वो भी जान रहे हैं, तो हम लोग देखिए बहुत सी चीज स्प्लीन स्टमक यही तो होती है, स्टमक स्प्लीन का यही तो है। बहुत सी चीजें होना, रस का अनुभव न होना, भोजन में स्वाद न आना, खाने की इच्छा होना, जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये तो सर स्टमक से रिलेटेड ही है। वही सर, स्टमक और स्प्लीन के दोनों का दिखा हुआ है। तो हम लोग जोड़ रहे हैं ना उसको, कि अपना जब आप उधर पढ़े हुए हैं, वो जान रहे हैं, तो इसको आप डिफाइन कर दे रहे हैं। इन रस ये बता रहे सभी का है। तो सर तीन स्रोत स्टमक स्प्लीन से रिलेटेड हो गए सर। ये पिछला वाला भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, वो स्टमक स्प्लीन से रिलेटेड ही है सर। देखिए हर का उनमें कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ऐसा ये सारा विज्ञान, ये विज्ञान कहाँ का था? पूर्वी जो है वर्ष वो है, क्या कहते हैं, पूर्वी विचार था, पाश्चात्य विचार अलग था। तो ये पूर्वी विचार का दर्शन है, इसलिए मोर और लेस आपको कई चीजें कॉमन मिलेंगी। तो इसलिए उन्होंने चूंकि इतने शोध डिफाइन किए, चाइनीज ने अपना शोध डिफाइन किया, उन्होंने अपना ऑर्गन को कर दिया। तो जो ऑर्गन में जो आप अगर कंपैरिजन करें, तो लेकिन जब कभी चिकित्सा करनी होगी, मान लीजिए चिकित्सा करना हो, तो आप हमारे पास दोनों हैं, इसलिए हमारे पास फायदा बढ़ गया है। अदरवाइज हमको इसी पे करना पड़ता। अगर हम नहीं पढ़े होते तो हम केवल इसी पे करते, लेकिन हमने दोनों पढ़ा हुआ है, तो हम उस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। आइए देखिए रक्तवाही स्रोतों का मूल। देखिए रक्तवाही स्रोतों का मूल क्या है? यकृत और प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन और लीवर। मांसवाही का मूल स्नायु मंडल, त्वचा, मतलब स्टमक, वो क्या कहते हैं, स्किन, और स्किन साथ स्नायु मंडल है, स्नायु मंडल नर्व सिस्टम। मेदोवाही स्रोत का मूल दोनों वृक्क, दोनों किडनी और फैटी फैशिया चर्बी है। अस्थिबाहु का मेदो धातु और जघन, मतलब थाई। मज्जावाही का मूल अस्थियां और संधियां, जॉइंट्स, बोन्स। शुक्रवाही स्रोतों का मूल दोनों टेस्टिकल्स और मूत्रेंद्री, और उक्त रसादित सात दोषों हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब रस वाहक दोषों के दुष्ट होने के कारण मतलब रीजन, व्हाट इज द रीजन? तो शीघ्र न पचने वाले, स्पर्श एवं वीर में शीत, मतलब जो स्पर्श में भी हो शीत, और आपको उसकी तासीर भी शीत हो, उसकी बात कर रहे हैं। अतिस्निग्ध, बहुत चिकने पदार्थों का अधिक मात्रा में से भोजन करने वाले मनुष्यों के, और चिंतनीय विषयों के अधिक चिंतन करने से, यह भी स्प्लीन की टेंडेंसी है, ये भी स्प्लीन का कैरेक्टर है वहां चाइनीज में, कि अगर आप बहुत ही सोचते हैं तो भी आपको बीमारी होती, तो वही एक कह रहे हैं, वो भी एक कह रहे हैं रसवाय में। तो दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन आपको मिल जाएंगी। रक्त व शोथ, रक्त व शोथों कुपित होने पर रक्त दोष से संपन्न रोग के लक्षण क्या है? लेप्रोसी, सिरोसिस, हीट रैशेस, रिंगवर्म्स, जॉन्डिस, लिकोडर्मा, माउथ सोर्स, स्पेनोमेगाली, बॉयल्स,
ब्लू पैचेस, इचिंग, यूथरल अल्सर, ये है उसके मेरिडियन ऑफ ब्लड के। ये क्या करेंगे? कारण क्या है? विदा कारक जलन पैदा करने वाले भोजन, गर्म भोजन, इसका मतलब है गर्म भोजन और पेय पदार्थों, स्निग्ध घी तेल, फैटी चीजों का स्पर्श और वीर में उष्ण गर्म, जो गर्म हो और तासीर जिसकी गर्म हो, है ना, दोनों चीजें, स्पर्श और वीर में जड़ उष्ण मतलब जिसकी तासीर भी गर्म हो, उष्ण द्रव पदार्थों का सेवन करने वाले एवं जो धूप और वायु का अधिक सेवन करते हैं, ऐसे पुरुष के रक्तवाही शोध दूषित हो जाते हैं। मतलब धूप में लगातार बैठे हो या काम करना हो और वायु का अधिक सेवन करना हो। मांस, अब आ गया मेरिडियन ऑफ फ्लैश। इस मार्ग के कुपित होने पर मांस वृद्धि हो जाएगी, मांस में अर्बुद आ जाएंगे, वही फाइब्रॉइड, मांस कील, कलशनाक, गलशुंडी, गले में होता है नहीं, ग्वाटर वगैरह, पूर्ति मांस, एलर्जी, घींघा, गंडमाला, उपजीविका आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ये उसके अब क्या है, उनके कारण क्या है? दही आदि जैसे इस तरह का सेवन कर रहे हैं, लड्डू वगैरह आदि खा रहे हैं, गुरु माने देर से पचने वाले पदार्थ मतलब भारी पदार्थों का सेवन करने वाले और दिन में सोने से मांसवाही शोध दूषित हो जाते हैं। दिन में सोना वर्जित है, केवल गर्मियों में छोड़ करके, जाड़े वाड़े में नहीं। मेद व शोध, एडिपोज, मेद व शोध प्रभावित होने पर कैसे क्या होता है? ओबेसिटी आती है, शरीर में दुर्गंध आएगी, भूख अधिक लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, स्थूल होने पर दुर्बलता होगी, शीघ्रता का अभाव होगा, जल्दी काम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, पसीने के निकलने के कारण कष्ट का अनुभव होगा, शुभ धातु के कम होने और मेदशोथ में रुकावट होने के कारण मैथुन कष्ट, ये भी उसका एक पैरामीटर है। व्यायाम न करने से कैसे, कारण क्या है, रीजन क्या है? व्यायाम न करने से, अगर व्यायाम नहीं करते, मतलब व्यायाम सबके लिए जरूरी है, ये कहीं नहीं लिखा, उम्र नहीं लिखा हुआ है कि 20 साल करना चाहिए, 50 साल को नहीं करना चाहिए, व्यायाम न करने से लिखा हुआ, यानी हर एज के स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप टू 80 90 सब जो भी हो, सबको व्यायाम करना, कुछ तो करना है। दिन में सोने से, मेदोवर्धक पदार्थ घी तेल का अधिक सेवन करने से और अधिक मदिरापान करने से मेदोवाही शोध दूषित जाते हैं। तो बस इसको, जो बहुत मदिरापान कर रहा है उसको पढ़ा जरूर दीजिए मतलब ना पढ़ना चाहे बात दूसरी, लेकिन पढ़ा दीजिए भाई, पढ़ तो लीजिए, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मेरिडियन ऑफ बोन, एक हड्डी के ऊपर दूसरी के पैदा होना, दांत के ऊपर दूसरे दांत का आना, दंतशूल अस्थिमेद, अस्थिशूल बोन पेन, अस्थि विसरणा, ओस्टियोपोरोसिस, दंत विवरणता, बाद में पीले हो जाना, अस्थि काठिन्यता, ओस्टियोपोरोसिस, केश, हेयर, नेल, दाढ़ी मूछ के दोष, ये इससे होते हैं, क्योंकि इसमें माना गया था ना, नेल भी माने गए थे ना और बाल माने गए थे, और उसके ऊपर धातु और मल, है ना, तो ये जो है इसमें आप समझिए। तो अब इसीलिए हम लोग इसमें कहते हैं कि अगर बाल टूट रहे हों, केश, सर के बाल, तो हम लोग मेरिडियन किसकी बात है, बोन, तो वहां पर किडनी के देते हैं ना, वही कारण है। बोन यहाँ भी माना, किडनी कंट्रोलर है बोन, हाँ, बोन से कनेक्टेड है सर, इसलिए इसलिए व्यायाम के अधिक करना, कुछ लोग 15 घंटा व्यायाम करते हैं, उनके लिए है। शरीर को अत्यधिक झकझोर देने से, हड्डियों के परस्पर टकरा जाने से और वात वर्धक पदार्थों के अधिक सेवन करने से अस्थिवाही शोध दूषित होते हैं। अब बचा 2-3 और बचे हैं, 4-5। ये बोन मैरो की क्या है, अस्थि संधि पीड़ा, क्योंकि बोन में ही बोन मैरो है ना, इसलिए अस्थि संधि पीड़ा, चक्कर आना, बेहोशी, आंखों के सामने अंधेरा, पैरों में फुंसियों का होना, मज्जा व में आए विकार के फलस्वरूप हड्डियों में हल्कापन, मतलब हल्कापन हो जाएगा, हड्डियां मतलब उनका बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, दुर्बलता, ऐसा प्रतीत होना जैसे हड्डियां कटी जा रही हैं, पेन, अस्थियों की क्षीणता, नेक्रोसिस ऑफ बोन्स, हड्डियों का गल कर हल्की और छिद्रित हो जाना और उसमें दुर्बलता और हल्कापन आ जाना, ऑस्टियो
मलेशिया बोलते हैं ना इसको, एक शब्द है, बीमारी है ऑस्टियो मलेशिया, वही बात कर रहे हैं। ठीक, इसके कारण क्या है? सर उसमें क्या होता है ऑस्टियोमैलेशिया में? वही छिद्र युक्त हो जाते हैं, लिखा ना छिद्र। ऑस्टियोपोरोसिस ही ऑस्टियोमैलेशिया जैसा हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस से और खराब स्थिति है, और भी ज्यादा डीप। चलो ओके। गलने लगती है बहुत। इसमें तो खैर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसमें छेद होने लगते हैं, छिद्र युक्त। सर उसमें भी छिद्री होते हैं सर, ऑस्टियोपोरोसिस में भी तो हाँ, तो इसमें बहुत अधिक, मतलब इसके उसके ज्यादा, हाँ ज्यादा हो गया सर कोई। ऑस्टियोमैलेशिया एडवांस स्टेज होगी। यस यस एडवांस। और ये बीमारियां ना हो तो बेकार में उनके बारे में चिंता अधिक करने की, जब हो तो जानना चाहिए, बस ये अधिक बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं। टेस्ट उस कराना चाहिए, लेडीज को जरूर कराना चाहिए बोन डेंसिटी टेस्ट, उनको अधिक होने ऑस्टियोपोरोसिस उनको अधिक होने की संभावना रहती है। अब देखिए, कुचल जाने से, कुचल गया कोई आदमी, अधिक कफ, अब अभिषण माने कफ की वृद्धि वाले, कफ की वृद्धि हो गई किसी कारण से, चोट लगने से, दबाए जाने से और परस्पर विरोधी पदार्थों के सेवन करने से मज्जावाही शोध दूषित होते हैं। शुक्र शोध फिर ये होगा, इसके है देखिए, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ये सब उसके शुक्र शोध के लक्षण है। अब ये कहते हैं कारण क्या है? जिन दिनों में निषिद्ध है, बैन है, उस दिनों में आपको कोई काम नहीं करना है, ये इसका अर्थ है। अथवा ये देखिए लिखा हुआ है, जो 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 सेक्सेस परमिटेड सेक्स है उसके लिए वही करिए। अथवा मैथुन के योग में अगर मान जो आप कम एज का ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर एज है, उस एज से कम वाले में भी हो सकता है, और ये आपको होगा, दूसरे को होगा। अब ये भी समझिए, ये भी अगर पढ़ा दें किसी को तो भी फायदा होगा इससे। प्रवृत्त शुक्र के वेग को रोकने से आप रोकेंगे अधिक से अधिक सेक्सुअल फंक्शन से। ऑपरेशन वगैरह के बाद क्षार और अग्निकर्म, ये वहां के हैं, जो है क्षार कर्म करवाते हैं, वो आयुर्वेद में कराते हैं, उससे के प्रयोग करने से शुक्रवाही शोध दूषित होते हैं। ये कुछ फंक्शन उसके वो कुछ करते होंगे, मैं जानता नहीं हूँ क्षार उसके बारे में, लेकिन ये जो उन्हीं का आयुर्वेद का कोई कंसेप्ट है। हम लोग आयुर्वेद का वही चीज ले रहे हैं जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज हो। फिर यूरिन, मूत्रवाह के प्रकोपित होने से मूत्र का अधिक निकलना, अधिक रुक जाना, बैलेंस न होने पर थोड़ा थोड़ा बार बार गाढ़ा मूत्र आना, वेदना सहित आना, ये मूत्र वह के प्रकोपित मतलब बैलेंस इम्बैलेंस होने के कारण मूत्र वेग के समय मूत्र त्याग नहीं कर पाना जैसे रोग, और मूत्र के अनुभूत होने पर मूत्र त्याग करने के पश्चात अधिक जल पी लेना, ये रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण क्या है? ब्लैडर और उर संधि इसका मूल आधार है, जब मूल स्रोत है, ठीक है। जो ये होता है उर संधि, समझ रहे हैं ना, जहाँ थाई मिलती है उससे ऊपर वाले स्टमक के, उसे तो स्टमक क्या, सॉरी स्टमक नहीं कहना चाहिए उसको, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन से जहाँ मिलती है। इनके दूषित होने पर यह विशेष लक्षण होता है, जैसे मूत्र का अधिक निकलना, अधिक रुक जाना, इम्बैलेंस होने पर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा, वेदना सहित। ये हम मानिए कि तब उसके मूत्र व शोध दूषित हो गए हैं। इनके कारण क्या है? त्याग न, जिसमें आवश्यकता हो उसी समय आप जल पी लीजिए तो भी गलत है। भक्ष्य पदार्थों के सेवन से, जो अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से, अभक्ष्य पदार्थ होगा, भक्ष्य नहीं होगा, अधिक सेक्सुअल डिजायर से, मूत्र के वेग रोकने से, रसात धातुओं के क्षीण होने से, जो अगर बैलेंस नहीं हुई या जो उनका वो हो गया, कमी होने लगी, तो क्षत हो जाने से ये शोध दूषित होते हैं। फिर स्टूल के मल कष्ट के साथ होना, शब्द शूल के साथ होना, पतला मल होना, बंधा हुआ धारदार होना, पुरुष वह के प्रकृत होने से निम्न कारण होते हैं। अधारणीय मल के रोग, जब जाना चाहिए तब रोक रहे हैं, तो ये अधिक भोजन करना, अजीर्ण, भोजन के पश्चात तत्काल भोजन करना,
और दुर्बल अग्नि, अग्नि कम है, जठराग्नि कम है तो भी ये हो। तो इनका मूल क्या है? इनका मूल स्थान है इंटेस्टाइन और स्थूल गुद भाग, स्फिंक्टर, ठीक है। जो स्फिंक्टर जहां होता है वो उसका है इंटेस्टाइन और स्फिंक्टर। जो अवयव मल को रोकने कार्य करता है, संवहनी बल वही है। इनके दूषित होने पर ये विशेष, मतलब दूषित क्या मतलब बैलेंस नहीं हुए, यानी उसका इलास्टिसिटी घट गई या कुछ हो गया तो भी कारण होगा। जैसे कष्ट के साथ थोड़ा थोड़ा, शब्द और स्थूल के होना, अत्यंत पतला या अत्यंत बंधा हुआ गणदार, अधिक मात्रा में मल त्याग करते हुए पुरुष को देखकर इस रोगी के पुरुष वाही शोध दूषित हो गए समझना चाहिए। तो यही वही बात फिर कर रहे हैं। अधारणी मल आदि के वेगों को रोकने से, अधिक भोजन करने से, अजीर्ण होने से, भोजन करने के पश्चात तत्काल भोजन से दुर्बल अग्नि वाले और कृष्ण पुरुष के बलवाही शोध दूषित हो जाते हैं। अंत में है स्वेदवा। इसके लक्षण क्या है? पसीने का न होना, दो पसीना नहीं है तो भी इम्बैलेंस, अधिक पसीना निकलेगा तो भी इम्बैलेंस, शरीर में रुक्षता या चिकनापन, बहुत चिकनापन होगा तो भी, बहुत रूखी होगी तो भी, शरीर में जलन होगी तो, हर समय रोंगटे खड़े रहना, ये भी। तो ये क्या है? अधिक व्यायाम से, अति धूप का सेवन से, शीत और उष्ण का अनुचित क्रम से सेवन से, कभी ठंडा कभी गर्म करने से तो भी, क्रोध शोक और भय के कारण ये दूषित हो जाते हैं। अब इनका क्या है? सर ये रोंगटे जो खड़े होने वाला, ये किससे रिलेटेड होगा सर ये? अब ये इसमें तो श्वेतबार वाला है वहां चाइनीज में। हाँ सर, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होगा? जैसे हर समय रोंगटे खड़े रह रहे हैं, तो ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है? अगर हमें जैसे ट्रीट करना हो। वैसे तो लंग्स कंट्रोलर है वैसे इनका। ओके सर, ठीक है सर। वहां तो लंग्स ही है। जो रूम ये वाले हैं किसके हैं? केस तो है उसके किडनी के, और ये वाले हैं लंग्स के, नहीं? ओके ओके सर, और यस। लंग्स कंट्रोल करता है उनके रोग छिद्रों का। हाँ राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर। दूषित वाले हो स्वेदवाही स्रोतों का मूल मेद धातु और लोमकूप है, वही ये वाले, ठीक है। इनके दूषित होने पर विशेष लक्षण होते हैं पसीना का ना होना, अधिक पसीना निकलना, शरीर में वही वाला जलन होना, और हर समय रोमांच, रोंगटे खड़े होना देखकर समझना चाहिए कि शोधवा है। अधिक व्यायाम करने से, अधिक धूप का सेवन करने से, शीत और उष्ण के अनुचित क्रम के सेवन करने से। अनुचित क्रम मतलब कोई क्रम होना चाहिए। अगर कहीं कोई दवा रोग है, कभी कभी उसमें कहते हैं ना कि ठंडा और गर्म करती है, वहां तो ठीक है। जैसे कहते हैं पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं एक बार ठंडे पानी में एक बार गर्म पानी में करिए, तो वो एक चिकित्सा है। लेकिन अगर कोई इसमें नहीं, जब कभी आप अचानक गर्म में कर लिया फिर आप ठंडा कर लिया, तो वो अनुचित क्रम कोई अगर कर रहे हैं तो भी गलत है। क्रोध शोक और भय से स्वेदवाही शोध दूषित होते हैं। सामान्य लक्षण: स्रोतों द्वारा रस आदि धातुओं का अधिक निकलना और बिल्कुल रुक जाना, या बिल्कुल सिराओं में गांठें पड़ जाना, धातुओं का मार्ग छोड़कर विपरीत मार्ग निकलना, सभी दूषित स्रोतों के लक्षण है। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से ये वहां के स्रोतों का वर्णन है। इसको एक बार पढ़ने से ये हुआ कि आपको मालूम हो गया कि 13 स्रोत है, नंबर 1। नंबर सबके अलग अलग मार्ग हैं, जो जैसे चाइनीज कह रहे हैं वैसे हम भी कह रहे हैं, और आयुर्वेद भी कह रहा है कि हमारे मेरिडियंस है, हमारे उनमें ये है। लेकिन हमारी मेरिडियंस 13 मेरिडियंस है, और हमारे मेरिडियंस का भी अलग अलग सिम्टम सबके अलग अलग हैं। तो अगर इसका चिकित्सा है तो इसके आधार पर भी चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग का आया स्रोतों का वर्ग, जो हम लोग को क्लासिफिकेशन किया, कैसे किया? तो चाइनीज ने तो अपना किया था। एक सेकंड, हामिद, नमस्कार, ठीक ठीक, हाँ ठीक।
20 मिनट में आ रहा है। भाई अच्छा, हम लोग सेकंड स्रोतों का वर्गीकरण, सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर तो वो ही नहीं, सारा वो जनरल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, उन्होंने 14 इनकी मेरिडियंस क्यों थी? चाइनीज की क्या थी? लंबवत मेरिडियन थी। नॉर्मली बताइए है कि नहीं ये बात? फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्यों बोले? जी सर। है ना? नॉर्मली आपने जो पढ़ा, अभी तो जो पढ़ा उसमें आपको लंबवत दिखाई पड़ी। एक आध मेरिडियन केवल ऐसी हैं जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ेगी, आगे चल के पढ़ेंगे जब, तो एक केवल मेरिडियन ऐसी दिखाई पड़ेगी जो आपको हॉरिजॉन्टल के रूप में है, लेकिन और सब आपको लंबवत मेरिडियन है। ठीक, ऐसा नहीं है कि केवल लंबवत मेरिडियन ये उपचार है। उपचार इनके पास और भी जोड़ने के लिए, इस दो मेरिडियन को जोड़ने के लिए भी कोई एक लिंक थी ना, तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या किसी एंगल पर होगी, लेकिन वर्टिकल नहीं होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो उपचार किया वो लंबवत मेरिडियंस पर उपचार किया। ठीक, और 365 बिंदुओं को लिया उन्होंने किया। तो इसी पर उन्होंने दोनों इलाज कर दिया, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी। हम लोगों ने क्या किया? अब जब बीच में है प्रोफेसर पार्क जेबू, इन्होंने भी अपना स्रोतों की कल्पना किया। इन्होंने और कुछ मेरिडियंस की कल्पना कर लिया इन्होंने, और इन्होंने चक्रा मेरिडियंस, इन सब मेरिडियंस का कंसेप्ट जो है कहा, और नील चक्र, सब सारे चक्रों का भी कहा। ये डॉक्टर प्रोफेसर पार्क जेबू है। तो अब जब हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप हुआ तो हम लोगों ने क्या किया? इन्हीं प्रोफेसर पार्क जेबू के जो कंसेप्ट था उसको भी हम लोगों ने आगे उसको डेवलप किया। ये हम लोगों का। तो प्रोफेसर पार्क जेबू ने कहा था, जो अभी पिछला एक बार पढ़ाया गया, अभी प्रोफेसर पार्क जेबू का जो कंसेप्ट था उसको हमने एक क्लास उसका हुआ था, उसको आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा। तो सुजोग से उनको ऑनरी सुजोग सिस्टम कहा गया उनको, और उन्होंने कंसेप्ट किया कि हाथों और पैरों में मेरिडियंस बना दिए, और जो शरीर में पूरे थे उनको हाथों पैरों में बना दिया। चलिए, एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ट्राई ओरिजिन एक कंसेप्ट दिया। उसमें उन्होंने कहा कि चार फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस मेन कहा। एक फोर्स कहा कि जो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था, जीरो वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड, हम लोग उसको कल्पना कर लें अपने उसमें कि तम और वास्तविक संसार, उसको हम लोग कल्पना कर लें। तो उन्होंने कहा कि होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूट्रो 4 शक्तियां हैं। न्यूट्रो शक्ति जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो कोई पोलराइज नहीं है। पोलराइज माने कोई एक्टिव उसमें नहीं है, बस देख रही है। तो उसको कंसेप्ट वाले में ले लीजिए आत्मा से। आत्मा केवल दृश्य है, देख रही है चीजों को, करता वही है लेकिन वो केवल देख रही है। तो आत्मा को ले लीजिए। उन्होंने एक कंसेप्ट लिया कि एग्जिस्टिंग स्पिरिट। तो एग्जिस्टिंग स्पिरिट को आप समझ लीजिए कि वो है परमात्मा। तो एग्जिस्टिंग स्पिरिट को माने परमात्मा। परमात्मा ने क्रिएट किया, सब क्रिएट किया, सभी न्यूटो होमो हेट्रो सब। तो होमो को कहा गया, हेट्रो कहा गया कि जो लीनियर डेवलपमेंट आगे बढ़ती निकली, जीरो वर्ल्ड से यानी तम से निकली और वास्तविक संसार में आई और तुरंत आगे बढ़ती चली गई, यानी लीनियर डेवलपमेंट था। तो लीनियर डेवलपमेंट क्या हुआ? देखिए यहाँ पढ़िए पीछे, ये क्या है? लंबवत स्रोत। वर्टिकल क्या है? बोलिए, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वर्टिकल स्रोत क्या है? यूं है ना? जी सर। तो यूं माने लंबवत। तो लंबवत माने सीधी रेखा हुई ना? जी सर। तो उनका कंसेप्ट क्या था? जीरो। सर कौन सा चैप्टर है ये? कौन सा चैप्टर है सर ये? नमस्कार सर। ये 181 पेज पर है, चरक 1। ये चरक 1 है, लेकिन 181। हाँ जी, 81। इसके पहले प्रोफेसर पार्क जेबू का एक क्लास हुआ था, ठीक है, थैंक यू। उसको आप लोग उसमें पढ़िएगा तो आज
कंसेप्ट क्लियर होगा, वो सुनिएगा, उसमें है, एक हमने भेजा हुआ है, 2-3 मुझे तो 1 हफ्ते पहले के आसपास की बात है। तो वो एक डॉक्टर प्रोफेसर पार्गिवो का कंसेप्ट था, ट्राई ओरिजिन थ्योरी, उस पर है। तो उन्होंने पॉइंट को जीरो, मतलब जो न्यूटो NEUTO न्यूटो जो फोर्स है वो पॉइंट की तरह थी कि वो सिंपल दृश्यमान वो सब देख रही थी आत्मा के रूप में, तो उसको पॉइंट में, अभी वो तो वाया नहीं, जो हेट्रो फोर्स थी वो आगे बढ़ने लगी सीधे, तो वो लंबवत स्रोत, लंबवत मेरिडियन क्या है, ऐसे तो है, चाहे ऊपर जा रही है, लेकिन है तो एक ही सीधी रेखा में। दूसरा जो होमो थी वो इस हेट्रो को रोकना चाहती थी, तो वो क्या कर रही थी, वो इसको मूवमेंट दे रही थी, तो यानी उसको रोक रही थी, रोकने का प्रयास कर रही थी, रोक पा रही नहीं कर रही है, लेकिन रोकने का प्रयास कर रही है। तो जहां भी 2 स्रोत है, तो इस तरह का स्रोत है, वो क्षैतिज स्रोत हो गया, हॉरिजॉन्टल। क्यों? वर्टिकल व्यू थी, उसने उसको रोक दिया, तो 2 डायमेंशनल सिस्टम डेवलप हो गया, वर्टिकल हो गया, ये 2 डायमेंशन हो गया ना। सर वर्टिकल व्यू जा रही थी, उसने इसको रोक दिया, तो रोकने के बाद कोई हॉरिजॉन्टल आ गई ना, तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन गोलांकन या वहीं पर आ गई, उसी जगह पर आ गई। तो ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो डेवलप हुई, देखिए ऐसे जो डेवलप हुआ, ऐसे डेवलप हुई, वो कौन सी हुई, वो होमोफोर्स, वो होमोफोर्स हो, तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तीसरा क्या हुआ, तीसरा एक, जब देखा इन्होंने कि दोनों लड़ने लगे आपस में, दोनों फोर्सेस लड़ने लगी, तो उन्होंने कहा कि संसार ऐसे नहीं चल पाएगा, संसार में कोई एक सिस्टम होना चाहिए। तो उस सिस्टम को लाने के लिए उन्होंने एक नया फोर्स क्रिएट किया, उस नए फोर्स का नाम था न्यूट्रो, NEUTRO, न्यूट्रो फोर्स। उस न्यूट्रो फोर्स ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट किया और कहा भाई ठीक है, यांग भी रहे, हेट्रो भी रहे, होमो भी रहे। तो उन्होंने क्या किया, उसको 3 डायमेंशनल इमेज दे दिया और कहा कि जिग जैग वे में, तो यानी दोनों को बैलेंस कर दिया, तो वो मेरिडियन बन गई स्पाइरल। तो जो टिश्यू मेरिडियन हमारी है, नीच वाली बीच वाली, इन दोनों को बैलेंस कर रही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये मेरिडियन अधिक इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए इस पर, हम लोग बीच में कभी बोलते हैं कि कभी कुछ समझ में ना आए तो इस मेरिडियन में लगाइए, जी बोलते सर, इसीलिए कहते हैं कि ये स्पाइरल मेरिडियन है, ये दोनों कंट्रोल कर रही है, ये हेट्रो की मेरिडियन है, नहीं ये न्यूट्रो की मेरिडियन है। तो ये हेट्रो है और ये होमो है, इन दोनों को बैलेंस कर रही है। उसी तरह चाइनीज TCM 3 मेरिडियन सामने जा रही है। सर एक मिनट, वर्टिकल होमो हो गया, वर्टिकल हेट्रो हो गया, हेट्रो है, हाँ नहीं हॉरिजॉन्टल हेट्रो हुआ ना सर, ना Horizontal होमो। अच्छा होमो, ओके ठीक सर। इन होमो इन है, हेट्रो यांग है। अनिता मैडम, हेट्रो यांग है, अच्छा हेट्रो यांग है सर, ओके। हाँ बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो कौन करेगा विकास, यांग ही तो करेगा। यस सर। होमो तो रुका रहेगा, अंतस्थल में डूबा रहेगा, बिल्कुल वहीं रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सर वर्टिकल तो हेट्रो हो गया और हॉरिजॉन्टल होमो हो गया और स्पाइरल हो गया न्यूट्रो, दोनों को मिलाकर PRO, ठीक है। अब देखिए, तो ये हम लोग इस रूप में इसको कल्पना कर रहे हैं। तो कभी कभी कहा जाता है कि जब बीच वाला जो है वो स्पाइरल है, तो जब स्पाइरल कोई चीज बनाएंगे तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है वो आप समझ लीजिए कि यू मेरिडियन है, तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में 2 डायमेंशनल हो गया। पहले डेवलपमेंट हुआ वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, नहीं हाँ पहले वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ हेट्रो, फिर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ आगे हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आया,
तो हॉरिजॉन्टल बन गया, वो 2 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन था वर्टिकल, 2 डायमेंशन था हॉरिजॉन्टल, 3 डायमेंशन था स्पाइरल। तो इस तरह करके पूरे जगत का, उनका कहना प्रोफेसर पागडियो का, तो पूरे जगत का सिद्धांत जो बात फंडामेंटल जो सिद्धांत था वो यही था। ऐसे डेवलपमेंट पूरे शरीर, पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु का हुआ, शरीर का भी हुआ। तो हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, ध्यान दीजिए प्लीज, हम कहते हैं कि जो बीच के मेरिडियन है वो तिर्यक मेरिडियन है, स्पाइरल मेरिडियन है। स्पाइरल मेरिडियन इज मोर पावरफुल देन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन एंड वर्टिकल मेरिडियन बिकॉज इट हैज द बोथ द क्वालिटीज ऑफ it is the qualities of both meridian, vertical as well as horizontal। उसके पास दोनों की ताकत है, वर्टिकल की ताकत भी है, हॉरिजॉन्टल की ताकत भी है। ये दोनों से प्रभावित है, दोनों को बैलेंस कर रही है। एक तो ये कारण सर इट मींस ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों को कंट्रोल कर रही है। हाँ हाँ, हम लोग इस बारे में इसीलिए देते हैं। उसी तरह जो बीच वाली होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लोग ये कंसेप्ट और भी है। टीसीएम में क्या है, टीसीएम हम लोग कहते हैं कि ये हमारी लंग्स मेरिडियन है। हार्ट मेरिडियन किधर है, इधर है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। हार्ट मेरिडियन छोटी उंगली की तरफ है। जी सर। जी लेफ्ट में सर। हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो हार्ट मेरिडियन इधर, लंग्स की इधर, और बीच में कौन सी है, पेरिकार्डियम। गुड। तो जो पेरिकार्डियम मेरिडियन है, जो पेरिकार्डियम मेरिडियन है वो दोनों की तुलना में अधिक पावरफुल है। बैलेंसिंग के हिसाब से वो दोनों को बैलेंस कर सकती है। उसी तरह यहाँ पर छोटी उंगली की तरफ आपके एसआई है, बड़ी उंगली की तरफ आपका एलआई है, और बीच में है ट्रिपल वार्मर। तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन इज मोर पावरफुल, मोर बैलेंसिंग देन एलआई एंड एसआई। उसी तरह जैसे समाज में 3 लोग जा रहे हो तो जो बीच का व्यक्ति है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट। मतलब कंसेप्ट समझ लीजिए, ये कंसेप्ट आए वहीं से। अब ये उसको आगे पढ़िए। हम लोग कह रहे हैं कि सृष्टि का स्थूल रूप से विभाजन, द्वैत रूप से चेतन। दो, जब जहां टू कंसेप्ट थे, जहां पर केवल द्वैत कंसेप्ट यानी 2 ऊर्जा थी, हम लोगों ने 2 फोर्सेस माने। वो हमारी 2 फोर्सेस कहाँ थी, 2 जगह आई हमारे पास। चाइनीज में क्या था, 2 फोर्सेस था कि 3 था, टीसीएम में क्या था, बोलिए, कोई बोले। टीसीएम कंसेप्ट क्या है, 2 फोर्स है कि 3 फोर्स है, यिन यांग 2 ही तो हुआ। 2 फोर्स है सर। हाँ, और आयुर्वेदिक में हम लोगों ने अभी जो कहा है वो क्या फोर्स, नॉर्मली क्या फोर्स बोलते हैं, 3 4 होगी, 3 4 ये सर बात पित्त कफ नहीं, लंबवत क्षेत्रीय सर, हाँ, सामान्य विषय की बात करते हैं, vertical सामान्य विषय में 2 ही बात करते हैं। और हम जब कहते हैं कि परमात्मा आत्मा, 2 ही बात करते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड और पिंड, 2 ही बात करते हैं। तो हम दोनों मानते हैं, हम 2 भी मानते हैं, हम 3 मानते हैं, हम 1 भी मानते हैं। हमारे कंसेप्ट देखिए, अब आप केवल इससे मत सोचिए, आप पूरे दर्शन सोचिएगा। भारतीय दर्शन ये भी तो है, आयुर्वेद। तो दर्शन में हमारे यहाँ 1 भी है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, वो तुम हो, वो तू है, तो वो भी एक सिंगल है, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सिंगल। तत्त्वमसि, वो तुम हो, वो तू है। तो अब 2 फोर्सेस हो गई, मैं हूं, तू भी है, वो तू है। फिर एक ने कहा कि नहीं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो भी तो क्या कह रहा है, वो भी तो एक फोर्स कह रहा है। वो कह रहा है आभास है, तो एक ही फोर्स वो भी कह रहा है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। वहीं से सब डिराइव हुआ वहीं से। लेकिन हमारे यहाँ एक और कंसेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो क्या है, और एक
और वो परब्रह्म। तो होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो सब आ गए। आत्मा परमात्मा का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो चेतन है, वो परमात्मा का अंश है आत्मा। इस रूप में वो आत्मा परमात्मा एक ही है। तो एक फोर्स क्या हो गई, एक हो गई वहां उनकी फोर्स जीरो वर्ल्ड की, प्रोफेसर बाजू, जीरो वर्ल्ड और न्यूटो। जीरो वर्ल्ड माने जो एग्जिस्टिंग स्पिरिट है वो, और उसने जो क्रिएट किया न्यूटो, न्यूट्रो नहीं न्यूटो, टीओ। ये फोर्स थी परमात्मा और आत्मा की। दूसरी फोर्स डेवलप हुई जिसने हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो माने वर्टिकल। नहीं, वर्टिकल नहीं, हेट्रो माने विकास। अच्छा हाँ, विकास, कंटिन्यू। वो कंटिन्यू। तो वो कौन सी फोर्स हुई वहां बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश में? ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा मैं सृष्टि करूंगा, तो उसके बाद फोर्स निकली होमो, उसने कहा ना मैं नष्ट कर दूंगी, मैं वापस लाऊंगी। तो वो फोर्स कौन सी थी ब्रह्मा विष्णु महेश में? विष्णु, शंकर, शंकर, महेश। महेश। वो महेश फोर्स थी। महेश फोर्स ने कहा कि नो, हम काल के माध्यम से नष्ट कर देंगे, सब बराबर हो जाएंगे। जीवित में आप भिन्न हैं, और जब जीवित नहीं है तो आप बराबर हैं। तब तो केवल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रूप में प्रगति में विचरण कर रहे हैं सभी। क्लियर? तो फिर दोनों फोर्स जब क्रिएट लड़ने लगी आपस में कि हम नष्ट कर देंगे, तो एक फोर्स हुई विष्णु की, ये फोर्स हुई न्यूट्रो। उसने कहा कि नहीं, व्यवस्था। तो इसलिए आप जगत में होमो भी होता है। अभी जाड़ा हुआ, बरसात हुआ, गर्मी हुई, फिर उसके बाद फिर दोबारा जाड़ा आ जाएगा। नहीं, ये जो है ये नेचर, क्यों? ये होमो फोर्स है जो दोबारा फिर लाती है वहीं पर। ये हेट्रो फोर्स जो विकास करती है, लेकिन हेट्रो फोर्स को रुकना पड़ता है आगे चल के, कहीं फिर मुड़ना पड़ता है। गर्मी आ गई, अचानक बारिश हो गई, तो रोकने का प्रयास है ना, फिर सर्दी आ गई, सर्दी से फिर होमो ने फिर क्रिएट कर दिया, वहीं पर ला गई, जहां पर थी वहां पर। लेकिन ये तो चीजें होमो, हेट्रो केवल हेट्रो होती तो वो बहुत तेजी से बढ़ती रहती, और आपको बहुत तेजी से आप गतिमान रहते, आप हर चीज बहुत तेजी से होता। ऐसा नहीं होता है, व्यवस्थित ढंग से होता है। आप आराम करते हैं तो आराम करने में कौन सा होमो फोर्स है? जब आप काम करते हैं तो आप हेट्रो फोर्स में हैं। इंडिविजुअल लाइफ में उन्होंने डिफाइन किया, इंडिविजुअल लाइफ में जब आप अकेले होते हैं, यानी यूनिट वन, आप अकेले हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई है, तब आप अपने आप में हेट्रो फोर्स है। आप जहां चाहते घूमते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं, कोई बंधन नहीं। जब मैरिज होती है, मैरिड लाइफ में, देन होमो फोर्स, 10 बजे आ जाना, 6 बजे आ जाना, कहाँ जाना तो बता देना, या ये सब बंदिशें। ये जो बंदिश है ये होमो फोर्स की बंदिशें हैं। और जब सोशल आप होते हैं तो दिस इज हेट्रो, न्यूट्रो फोर्स। जब आप सोशल होते हैं, आप घर भी संभालते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो ये बैलेंस करते हैं ना, सोसाइटी में और अपने इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल फैमिली में और बाहर सोसाइटी में बैलेंस करते हैं। दिस बैलेंस फोर्स इज नोन एज न्यूट्रो फोर्स। और जब आप बैठ करके आप पूजा 2.5 घंटे पूजा, 3 घंटे पूजा, मेडिटेशन करते हैं, देन यू आर न्यूट्रो फोर्स। तो समझ में आया? दिस इज, मैं आज यहीं पर रोक रहा हूं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी जो मेरिडियंस का ये कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट वहीं से लिया गया। इसी को थोड़ा आगे डेवलप करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें, इस कंसेप्ट को प्रचारित करें। यह अध्याय हम लोग
छोड़ देते हैं नॉर्मली। 5वां 6वां अध्याय हम लोग कम पढ़ते हैं ताकि इसको जो है हम लोग पढ़ना है इसी बहाने। और इस जो ये पढ़िए तो इसके पढ़ने के पहले फिर एक बार उसको आप देख लीजिए। जो ट्राइओरिजिन कंसेप्ट इनका है उसको आप पढ़ लीजिएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको उनके कंसेप्ट से यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हम लोगों ने किया हुआ है। और ये मॉडर्न साइंस की पूरी थ्योरी है, तो इन को सबको अवगत कराइए, आपस में इंटरेक्ट करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये दार्शनिक विचार है। जितना आप समझेंगे उतना आपको आनंद आएगा कि अरे हम ये चीजें उन्होंने प्रोफेसर पार्क देवो ने यहाँ डेवलपमेंट में दिया 1975 के आसपास। तो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं, और ताकि जो हमारा कंसेप्ट है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको सार्थक रूप प्रदान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो को वो जो रिकॉर्डिंग है उसको बंद कर दे रहे हैं।